बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नैब तरमीम केस के हवाले से बानी पीटीआई आज जो है वीडियो लिंक पर पेश हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया है, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर 9 मई के मुलजमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इयादा किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है नैब तरमीम केस के हवाले से समाअत हुई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई के 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। देखें, ये तो अभी नैब तरमीम का केस इसकी अगली समाअत है। बराह रास्त नशर नहीं हुई, हम जानते हैं, और वहाँ पे जो अदालत में हुआ उसकी ज़ाहिर है कि रिज़ल्ट आ गई सामने किसी न किसी अंदाज में। और अब ये 5 तारीख को मुशावरत के बाद ख्वाजा हारिस साहब से, तो उसमें खान साहब दलाइल देंगे, ख्वाजा हारिस साहब देंगे या खान साहब देंगे खुद, ये अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा जो है वो ये कि जो 9 मई के हवाले से फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग की आपने बात की, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के ज़ेर सदारत। अच्छा, उसमें कोर कमांडर्स आ रहे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स आ रहे हैं। 2-3 बातें उसमें। एक तो दोबारा अफ़गानिस्तान की सरहद से दहशतगर्दी की बात हुई है, और इस दौरान पिछली मीटिंग और इस मीटिंग के दौरान वाक़यात पेश आए हैं दहशतगर्दी के, और शहादतें भी हुई हैं, तो उस पर भी यकीनन बात हुई होगी। और फिर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके ऊपर बात हुई, जो सोशल मीडिया के हवाले से कश्मीर का जिक्र हुआ और गज़ा का जिक्र हुआ। और गज़ा के ज़िक्र के साथ साथ जो रफ़ा ऑपरेशन है उसमें आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले की हमायत हुई। अच्छा, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र हुआ, जब ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया का जिक्र हुआ जी। अच्छा, जो इसमें बात है ना कि 9 मई के हवाले से, तो उसमें ये नहीं है कि मंसूबा साजों को या उनको किया जाएगा, उसमें यह है कि इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। सही। तो अब ये बात सवाल ये कि इसकी मुखातिब यकीनन अदलिया ही हो सकती है कि वो फैसले करे। अच्छा, इसके फैसले जल्दी होने चाहिए, जो ज़िम्मेदारान हैं उनको उन पर केसेस चलें, जो नहीं हैं उनको छोड़ा जाए। तो अदालतों भाई ऐसा अगर होता ना कि फ़ैसला कर लिया, तो फिर तो हालात मुल्क के दूसरे होते। ये तो मुतालबा हो रहा है अदालतों से कि आप, और ये मुतालबा सबकी तरफ से ही हो रहा है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनको एक तरफ करें, और जो ज़िम्मेदार नहीं हैं उनके मुकदमे जल्दी चला के उनको जो है वो रिहा किया जाए। फिर जो है वो इक़्तिसादी तरक्की और गैर कानूनी सरगर्मियाँ, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं उनकी वापसी, और कौमी डेटाबेस की हिफाजत। तो ये जो है ये बुनियादी तौर पे जो है ये इसमें वही बात 9 मई के हवाले से, और उसका फ़ैसला जल्द हो, अदालतें जल्द फ़ैसला करें। दूसरा ये है कि इसमें गज़ा का जिक्र, कश्मीर का जिक्र, दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की सौल से हो रही है, उसे कैसे अब सफारती मामलात पे ही देखना है ज़ाहिर है, और मुल्क में जो है वो ये जो स्मगलिंग को रोकना और ये सारे मामला, तो ये इसमें सारी बातें हैं। अच्छा, इसमें उसके साथ जो है सियासी इस्तेकाम इसमें नहीं है। ज़ाहिर है कि इस अलामी की बात नहीं कर रहा, वैसे मुल्क की बात कर रहा हूँ। मुल्क में सियासी इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा, और मईशत जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है उस पर खामोशी छा गई है इस वक्त, क्योंकि बजट तो आना है और आ रहा है। ग़ालिबन 10 तारीख को बजट पेश करने की मेरी यहाँ के लोगों से बात हुई इस्लामाबाद में, 10 तारीख को बजट पेश हो। लेकिन ये कि एक ऐसा गोरख धंधा बन गया है पिछले कई सालों में मईशत, कि अब वो, मैं अपनी उसी बात को फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि मईशत और सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी और सोशल अनरेस्ट ना हो मुल्क में, बेचैनी। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो जराइम हो रहे हैं, अजीब किस्म के जराइम, यानी एक तो है ना जो दहशत गर्दी है, लेकिन ये कि उसने बच्चों को फेंक दिया, बच्चों ने मतलब है कि मतलब अजीब किस्म का सोशल अनरेस्ट ज़ाहिर करता है ये कि जो है वो। अच्छा, फिर पहले एक ज़्यादा, मैं पुरानी, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा,
और ना मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो मेरा ख्याल है कि काबिल एतराज़ होगी या लगेगी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात नहीं है। जब कोई नागहानी आफत आती थी, कोई हादसा होता था, ये मैं चंद साल पुरानी बात ही कर रहा हूँ, तो एक मामूल होता था वहाँ पे कि वहाँ पर जो ज़ख्मी हो गए लोग या हादसे में इंतकाल हो गया या जो भी कुछ हुआ या कोई आग लग गई, कोई सानिया पेश आ गया, अब ये 28 लोग कल अपनी जानों से गए, एक्सीडेंट हुआ सुबह, कुछ भी हो, तो जो हमारे अकाबरीन हैं, मुंतखब नुमाइंदे, देखिए फ़ौज भी हमारी है और पॉलिटिशियंस और जो सिविलियन साइड है वो सब हम, मैं तो ये तफरीक बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन आप देखें ना कि वहाँ पर शहादत अगर हो तो फ़ौज, मैंने आपको बताया था शोधा फाउंडेशन का, एक अचानक मुझे पता चला था कि एक शोधा फाउंडेशन फौरी, और वहाँ शहादत हो किसी की, हमारे प्यारे खूबसूरत जो है जवान, तो आप देखें कि फ़ौज के जो लोग हैं, चाहे वो कोर कमांडर हों, चाहे आर्मी चीफ हों, बाकी सारे हों, अब एक ख़ास अंदाज में वहाँ पहुँचते हैं और शहीदों के लिए जो है वो एक ख़ास अंदाज। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो सिविलियंस हैं, तो हमारे ये जो सिविलियन लीडर्स हैं, और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहले होता था, ये बहुत पुरानी बात नहीं है कि जी वज़ीर आला, किसी भी सूबे के वज़ीर आला ने हस्पतालों का दौरा किया और ज़ख्मियों से इयादत की, और ये मामूल था। ये मुझे नहीं पता कि ये आज से 5-7 साल पहले ये ख़त्म हुई है रवायत, 10 साल पहले, लेकिन हमेशा ऐसा होता था। हादसा हुआ, वहाँ पर जो MNA MPAs, अच्छा जो नहीं है वो भी, यानी जो हुकूमत में नहीं है वो भी, पार्टियाँ वहाँ पर पहुँचती थीं, रहनुमा पहुँचते थे, दुख सुख में साथ होते थे। अब यहाँ पर एक अजीब सा स्टेटमेंट आ जाता है, एक बयान, दुख का इजहार हुआ, मजम्मत हुई, दुख का इजहार हुआ, सदमे का इजहार, वो पता नहीं कोई दुनिया के किस कोने में बैठा है, कोई किस कोने में बैठे बैठे हमारी खबर चला दो। वो जो एक लोग अवाम के साथ, और मैंने कहा ये हुकूमत के लोग नहीं करते थे सिर्फ ऐसा, वो हुकूमत के लोग तो मतलब वज़ीर और MNA और वज़ीर आज़म दौरा कर रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो पहुँचती थी हॉस्पिटल, नवाज शरीफ साहब पहुँच जाते थे, जमात इस्लामी के कैंप लगते थे, अगर ऐसा कोई बड़ा वाक़या पेश आ जाए, जमात इस्लामी के लोग, बाकी मैंने कहा ना सारी जमातों के जो जहन में है, अब वो इतना डिस्कनेक्ट है इस वक्त, इतना डिस्कनेक्ट, क्योंकि हादसा पेश आ जाए तो जनाब ख़बर आती है कि लोगों ने ख़ुद अपनी मदद कर ली, और यानी कोई किसी शहर में कोई लोड शेडिंग हो रही है, कोई मसाइल हैं, कोई जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है लोग, वो सब अपने अपने रहनुमाओं की खुशनुदी के लिए कोई कहीं पहुंचा हुआ है, कोई कहीं पहुंचा हुआ है। ये मुल्क में लोग हैं ना, पब्लिक है, इस वक्त लोगों के मसाइल कौन हल करेगा? अगर सारी तवज्जो चली जाएगी अकाबरीन को खुश करने में, तो लोगों के मसाइल इश्यूज़ देखें ना आप, यानी 18 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, लोग कैसे घरों में रह रहे हैं, कैसे उनके बजट सरों पे अजाब बन के गिरेगा, क्या मतलब उनके साथ कोई राब्ता तो करें। एक हमारी देखें ना, मतलब, और इसमें मैंने आपसे कहा ना, हुकूमत नहीं, हुकूमत बल्कि एक तरह से, अब मैं तो ये चंद साल पहले तक तो ये होता था कि एक कायद पहुंच गया तो दूसरे ने ज़रूर कायद ने पहुंचना है, तीसरा ज़रूर पहुंचेगा, मतलब एक तरह से होता था। अच्छा, ब्लड डोनेट कर रहे होते थे सियासी जमातों के, ये नहीं कि सिर्फ ईदी ट्रस्ट या छिपा फाउंडेशन या बाकी, नहीं नहीं, वहाँ पे सियासी जमातों के कारकुन, मजहबी जमातों के कारकुन पहुँचे होते थे, ब्लड डोनेट हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया जी, ये फौरी तौर पे, ये पता नहीं कैसे किस वक्त ये ख़त्म हुआ है सारा सिलसिला, कि एक बयान आ जाता है कि जी, मतलब अब जैसे लोड शेडिंग हो रही है तो खामोशी है। अच्छा, उसके ऊपर जो है वो मतलब है कि कोई प्लान नहीं है किसी के पास कि कोई मुतबादिल प्लान हो। भाई मजम्मत करते हैं तो करते हैं, वो तो सब करते हैं, भाई कोई प्लान, को मुतबादिल प्लान कि कैसे इसको हमने हल करना है, कैसे ये मसाइल गंभीर। तो गुजारिश ये है काबरीन से कि वो ज़रा इसको अपनी वो जो हमारी रवायात थी, जिसमें देखिए वो बड़े एक तो मजबूर होते हैं ना, वो बता देते हैं हमें दवाइयाँ, अच्छा दवाइयों का इंतज़ाम करते हैं आप, अस्पताल में कोई भी आ जाए वहाँ उनका पॉलिटिकल लीडर किसी भी जमात का,
तो एक तो सूदिंग इफेक्ट जाता है, फिर ये होता है उनका एहसास होता है कि किसी पर दवाइयाँ नहीं, हमें दवाइयाँ अरेंज कर दें, वो जो डॉक्टर्स को कह दें, वो जो ऐसे कह दें ऐसे कह दें। ये एक मामूल होता था, सारे काम छोड़ के वो वहाँ पहुँचते थे पहले, और एक तरह से कम्पीट कर रहे होते थे एक दूसरे से। अब नहीं, अब रोज़ हादसे होते हैं, कभी कोई बस खाई में गिर गई, कभी बच्चे की डेथ हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी वाक़या पेश आ गया, कभी सवाल ही पैदा नहीं। मजाल है जो कोई किसी के घर कोई पहुँचे, कोई जाके उनसे मिले, कोई जाके उनकी आंसू पहुँचे, टोटल डिस्कनेक्ट। तो मैं बस गुजारिश कर सकता हूँ अपने अकाबरीन से कि जब इस तरह के वाक़यात पेश आएँ, अच्छा या तो मैं कहूँ ना कि आर्मी की साइड पे ऐसा नहीं हो रहा, उनकी साइड पे जो रूटीनली आप देखें हम होता है नमाज जनाजा, फिर तरीके से वो मतलब है कि वो सलामी दी जाती है, वो जो शहदा का जैसे होता है, तो वो तो यहाँ पर ये रस्म कैसे ख़त्म हुई है और क्यों ख़त्म हो गई है? और ये हुकूमत की नहीं थी, ये उनका काम था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं ना। तो भाई आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के में जो है उसके एमएनए एमपी को कहेंगे जाओ पहुँचो वहाँ अस्पताल, खुद अगर नहीं जा सकते बड़े लोग, और जाके अस्पताल में पहुँचो, यार ये हादसा हुआ है वहाँ पे, अब दवाइयाँ महंगी, डॉक्टर्स को, तो आप वहाँ ये क्यों नहीं पहुँचते? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों नहीं पहुँचते कि पहले पहुँचते थे, पहले तस्वीरें आती थी बाकायदा, छपती थी अखबारों में, और अखबारों से हटके वो खुद एक मतलब होता है कि लोगों में जाएं आप सियासत करें, आप ये बयान देने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। तो ये मुकम्मल एक ऐसा डिस्कनेक्ट एक नज़र आ रहा है इस वक्त हमें अपने एलीट से और लोगों के दरमियान कि ये कल ऐसे वाक़या सुबह पेश आया, तो एक हादसा हुआ, इससे पहले भी हुआ, एक बच्चे की डेथ है, तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि कोई तो जाके जाएगा ना घर उनके, कोई तो जाके कहेगा कि भाई मैं आपके इलाके का मैंने एमपी हूँ, यहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा था, ये किया था और ये आपके हादसा पेश आ गया। सब नहीं, इससे पहले भी हो रहे हैं वाक़यात, नहीं कोई है ही नहीं। तो अब उम्मीद करते हैं, अब मैं तो ये कि अगले चंद दिनों में कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई वाक़या पेश आया करूँगा तो नाम लेके क्या करूँगा, ये इस इलाके का है, मैंने ये इस इलाके एमपी है, इस पार्टी का भाई, और ये नहीं पहुँचा, और ये इस इलाके के बाकी लोग भी हैं, तो बराए करम ये शायद ना कहूँ, ठीक है ना लेकिन ये कि ये करें शुरू, ये लोगों के साथ कनेक्ट करें अपने आप को, और किया हुआ था पहले, और अलखिदमत तो एक्टिव है अभी भी, लेकिन ये है कि वो अलखिदमत ने तो सैलाब के दिनों में और अभी जो गज़ा के ऊपर भी सारे मामला चल रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा जमात इस्लामी चूँकि फ़ाल नज़र आती है ऐसे मौक़ों पे, लेकिन ये है कि जब ये वाक़यात पेश आएँ तो वो ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल से उनके जो लोग हैं उनकी तो एक पूरी मुनज़्ज़म सिलसिला सारा, तो ऐसे हादसात वगैरह पेश आ जाएँ तो अलखिदमत वाले और बाकी लोग एक्टिव होने से गुजारिश की है कि और वो और बाकी जो हैं शायद वो भी हमारी बात सुन लें। अच्छा, अब जो सूरत हाल है बाकी तो ये मामलात चल रहे हैं, लेकिन ये चूँकि एक ऐसी बात है ना जो जिसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस पर कोई कुछ करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं इस पर हुआ, तो मैंने मजबूरन और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जब हादसे हों और एक्सीडेंट्स हो जाएँ, और स्कूल में आग लग गई थी कल, एक और मामलात थे, तो ये पहुँचें वहाँ पे जाएँ, अपने लोगों से कनेक्ट करें अपने आप को। अच्छा, अब ये है कि वो और फ़ोटो शूट के लिए नहीं, ये नहीं कि पोज बना के नहीं दें, बस मदद करें लोगों की, और लोग इस वक्त बड़े मुसीबत में हैं। अच्छा, तो बात यह है कि अब जो सूरत हाल है वो तो देखें, ये ख़त आया एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस रजिस्ट्रार साहब ने जवाब भी दिया, बरतानिया की जो हाई कमिश्नर उनका ख़त आया, ये पाकिस्तान का जो मामलात हैं अब ये जा रहे हैं बाहर, पहले भी जा रहे थे बाहर, लेकिन अब प्रॉपर बाहर जाना शुरू हो गए हैं, और जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन मुल्क के अंदर अब ये अच्छा नहीं है तो भाई इसको कोई ठीक करे ना, इस पूरे सिस्टम को। ये सिस्टम तो एक बिल्कुल आप समझें कि एक ऐसे ही है, बस एक ऐसे ही बैठा हुआ है, और वो ना कोई सोल्यूशन है मईशत के ऊपर, ना कोई सिक्योरिटी का कोई स्ट्रेटजी बन पा रही है, ना कोई और मामला जो असल इश्यूज़ हैं रियासत के, और इनमें से कोई चीज़ आगे नहीं चलेगी ता वक्त ये कि आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ना करें। अक्रॉस द बोर्ड बहुत पैसा लोगों के पास है जो पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं, और जो ये चोरी चकारी टैक्स बचाते हैं, जो माफियाज बनी हुई हैं, और ये सारे, और ये हर जगह है, ये हमारे इंसाफ के सिस्टम के अंदर कम है। फलाने वकील को करो, फलाने जज को, उसके बेंच लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, हर जगह ऐसे ऐसे
ऐसी ऐसी जगहों पे है कि बंदा सर चकरा जाए कि यार ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो एक सिस्टम को मुल्क के साफ़ करने की ज़रूरत है, और इसी को जब आप करते हैं तो IMF आपसे यही कह रही है ना कि एलिट अखराजात, लाइन लॉसेस, मतलब 1000 घरों में लोड शेडिंग हो रही है और एक घर में जनाब पता चला कि सुबह शाम जो है वो हज़ार लाइट चल रही हैं। ठीक है ना, तो ये एक सिस्टम है जो मुल्क में ठीक करना पड़ेगा। और वो चूँकि वहाँ लाइट चल रही है और उनका बिल नहीं है, तो वो 1000 घरों में जो है लोड शेडिंग हो रही है। 12 अब सूरत हाल ये है कि जो 3-4 मामलात बड़े आम, एक तो ये है कि जो रफ़ा में तो उन्होंने जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है सलाहुद्दीन, उसको सलाहुद्दीन के नाम से जो, तो उसके ऊपर तो मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है इसराइल ने, मुकम्मल। कल 75% था, आज मुकम्मल कर लिया। अच्छा, उसको अगर आप देखें उसकी एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो 79 में जो कैंप डेविड, 78 कैंप डेविड, ये जो मुआहदे हुए थे मिस्र और इसराइल के दरमियान, अनवर सादात वाले, उसके दौरान जो है ये तय पाया था कि जी ये बीच में एक बफर जोन बनेगा और बफर जोन का कुछ हिस्सा वहाँ पे 750 मिस्र की फ़ौज होगी और जनाब बाकी जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी होगी। और फिर उसके बाद 2005 में उसको बाकायदा लिखा गया, तहरीर हुआ और वो जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी लेकिन वहाँ से चली गई, तो हमास आ गई, तो फिर ये मामला आगे चलता रहा। अब जनाब ये हुआ है कि वो जो अगर आप नक्शे पे देखें वो जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, तो ये आपको मेडिटेरियन सी का जो साहिल है उससे शुरू होते 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 ऐसे एक बिल्कुल सीधी लाइन आती है और वो करम शलोम तक आके फिर यानी मिस्र और गजा के दरमियान इसराइल आ गया। मिस्र और इसराइल के दरमियान, क्योंकि इस पट्टी में अब इसराइल आ गया है, तो इसलिए मिस्र और इसराइल के दरमियान, मिस्र और गजा के दरमियान इसराइल आ गया। अब यानी इसका मतलब यह हुआ कि गजा चारों तरफ से इसराइल के जो है वो नरगे में है। ठीक है, क्योंकि जब तक इसराइल यहां पे नहीं था, यानी ये जो क्रॉसिंग है, ये जो लाइन है जो कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, इस पे रफा क्रॉसिंग है, इस पे रफा बॉर्डर है, यहाँ पे इजिप्ट के जो है वो एड आती है, ट्रक्स खड़े होते हैं, इमदाद जा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा वो यहीं से दाखिल होते हैं सारे। यहाँ आ गई इसराइल फौज मुकम्मल तौर पर, उन्होंने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर आज उन्होंने अनाउंस किया है कि मुकम्मल हमारा इस पर कब्जा हो गया। इसको एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये इजिप्शियन टेरिटरी इसमें कितनी है और कितनी नहीं है, क्योंकि एक जगह तो ऐसी थी ना जहाँ 750 फौजी थे और वो वहाँ पर जनाब इसराइल की फ़ौज का आना, और दरमियान में मिस्र बार बार ये कहता रहा है कि इसका नतीजा अमन मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, जो कि 79 का जो पैक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर वो जो एक और जो वहाँ के अमेरिकन्स ने एक पियर बनाया था कि साइप्रस से जो इमदाद आएगी और वो इमदाद फिर गज़ा तक पहुँचेगी, तो वहाँ पे तूफ़ान आए और वो उसके नतीजे में वो 320 मिलियन का शायद उन्होंने बनाया था डॉलर्स का, वो कहते हैं, और वो तबाह हो गया। और वो तबाह हो गया, वहाँ पे 11 दिन सिर्फ उसमें से कोई 105 ट्रक आ चुके, वो तबाह हो गया। अब वो एक दूसरी बंदरगाह पे उसको मलबा ले गए उठा के। तो गज़ा में बिल्कुल, यानी आप यूँ समझे ना कि गज़ा जो है वो चारों तरफ से इसराइल है। गज़ा के शुमाल में जाएँ तो इसराइल है, पूरा उसके जो मशरक़ है उधर भी इसराइल है। ये एक तरफ एक साइड थी जहाँ पर एक बॉर्डर था, एक बफर जोन था, इधर फ़लस्तीनी थे और यहाँ पे इजिप्ट था, और दरमियान में एक बफर जोन था। तो इस बफर जोन की पट्टी में भी, और ज़ाहिर है ऊपर तो इसराइल आया हुआ है रफ़ा में, तो इस कंप्लीट पट्टी को अब जो है उन्होंने कैप्चर करके वो आगे तक चले गए हैं। यानी मिस्र का गज़ा से ताल्लुक़ कट गया। अगर मैंने मिस्र से गज़ा जाना हो तो मुझे इसराइल से पहले पूछना पड़ेगा कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। और चारों तरफ से उन्होंने गज़ा को घेर लिया, जहाँ पे लाखों लोग ज़ख्मी, बीमार, मैयतें, खाना पीना नहीं है कुछ भी। और ये ज़हन में रखें कि ये सहरा है, ये सहरा है और दुनिया के चंद सबसे गर्म सहराओं में से एक इलाका है। ये सिनाई या सीना का इलाका है। और यानी गज़ा के बिल्कुल, अगर गज़ा से आपने जाना हो काहिरा, तो रास्ते में मुकम्मल तौर पे सहरा सीना। और अब सहरा सीना के बारे में मुझे कोई बयान करने की ज़रूरत नहीं कि उसका किस तरह से ज़िक्र है।
तारीख़ में और हमारी मुक़द्दस किताबों में। तो एक तो ये है कि वो इस पे कब्ज़ा कर लिया, और वो जंग जो है अब वो किस सूरत में होगी, सीज़ फायर वगैरह तो ख़त्म हुआ फ़िलहाल, और अब ये कि मुख्तलिफ़ ममालिक का इस पर रिएक्शन क्या होगा और दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। क्या दुनिया जो है वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करती चली जाएगी या इसराइल से अपने ताल्लुकात भी तोड़ेगी? दो इशूज़ हैं ना, एक ये कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया, एक ये कि इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म किए। तो अब प्रेशर बनना शुरू हो गया है कि जी आप इसराइल से अपने ताल्लुकात क्यों नहीं तोड़ते, बजाय इसके कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लें, तो उससे फ़लस्तीनी रियासत गज़ा के लोगों का जो है वो कैसे, वो तो कत्लेआम जारी रहेगा, तो ताल्लुकात तोड़ें। ये एक कैंपेन दुनिया में शुरू हो गई है। अच्छा, इसी दौरान जो चाइना है, वहाँ पर अरब चाइना जो समिट है वो अपने अख्तिताम पे पहुँच रही है। जुमेरात को मैंने कहा था कि वो हफ्ते तक वहाँ पे क़याम रहेगा शख्सियात का, लेकिन जो आज उनका इजलास हुआ जिसमें बेजिंग डिक्लेरेशन भी जारी हुआ, और उससे चाइना के प्रेसिडेंट ने भी ख़िताब किया, यूएई के सदर ने भी ख़िताब किया, मिस्र और ट्यूनीसिया, इन सारी शख्सियात में 22 अरब ममालिक के वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं। अब जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो तकरीर की है वहाँ पे, तो उस तकरीर का जो मतन है, अच्छा उस तकरीर के मतन को अगर हम देखें, हम यहाँ पे 5th स्लाइड हम अगर दिखा सकें, तो उस तकरीर के मतन में एक तो जाहिर है कि जो अरब ममालिक के साथ उनकी तिजारत, चाइना की टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, बेल्ट एंड रोड का जिक्र है ख़ास तौर पे सब। लेकिन उसके बाद जो है वो मशरिक़ वस्ता का ख़ास जिक्र आता है, और मशरिक़ वस्ता का जिक्र आता है, एक पॉलिसी वहाँ सामने आती है जॉइंट डिक्लेरेशन में, ये तकरीर में भी आती है, और फिर जो डिक्लेरेशन है उसमें भी यही तकरीबन अल्फाज हैं। The Middle East land bestowed with broad prospects for development, but the war is still raging. 30 अक्टूबर से फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ रहा है। जस्टिस should not be absent forever. Commitment to the two-state solution should not be wavered at all. China firmly supports the, इसके बाद आप पढ़ें तो, establishment independent states of Palestine enjoys full sovereignty, supports Palestine full membership to the UN and more broad-based, authoritative and effective international peace conference on the top of the previous जो 100 उन्होंने दिए थे इमरजेंसी के, उसके अलावा चाइना उनको मज़ीद मदद फराहम करने जा रहा है जो है वो वहाँ पे, और $3 मिलियन जो हैं वो UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। अच्छा, ये जो UN RWA है जो फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ के लिए बनी थी, जिनको 3 मिलियन दे रहे हैं, इनको इसराइल की जो पार्लियामेंट है उन्होंने दहशतगर्द तंजीम करार दे दी है, कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाली तंजीम है, ये दहशतगर्द तंजीम है। तो अब इसको तो एंटर नहीं होने देंगे वो, क्योंकि गज़ा से भी, अब गज़ा पर भी जो एक ही रफ़ा की ओपनिंग थी, तो वहाँ पर भी इसराइल आ गया। अच्छा, और ये देखना है कि इजिप्ट की कशीदगी इसराइल से बढ़ रही है, और इस कदम के बाद मज़ीद बढ़ेगी। अब यकीनन वहाँ पे सारे अरब ममालिक हैं, और वहाँ पे चाइना में सबकी बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं प्रीमियर शी के साथ। तो अब चाइना, ये तो तय है कि मशरिक़ वस्ता में और अफ्रीका में चाइना एक बड़ा रोल अपना देख रहा है, और वो सिर्फ रोल जो है वो अब तक तो इन्वेस्टमेंट में देखता था या मईशत में देखता था, टेक्नोलॉजी में देखता था, अब लेकिन वो जो है वो एक मुज़ाकराती किरदार या एक जंगों के ख़ात्मे की तरफ कैसे बढ़ा जाए, वो भी चाइना अपना एक रोल बड़ा देख रहा है। और उसके सबूत हमें 2 बड़ी जंगों में मिल रहे हैं। एक हमें यूक्रेन में मिल रहा है, जहाँ ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आप बराह करम अगले महीने जो स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही है यूक्रेन के ऊपर, उसमें आप तशरीफ़ लाएँ, आप भी आ जाएँ और बाइडेन साहब भी आ जाएँ। दोनों की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं हुई। तो बात यह है कि एक तो नेटो की जंग थी, तो लेकिन वो चाइना से भी कह रहे हैं कि चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं, और चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं यूक्रेन के साथ भी, लेकिन जो है वो चाइना से गुजारिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि आप आके इसको अमन की तरफ जाएं, इसका कोई पीस फार्मूला निकले यूक्रेन का। तो अब ये अगले चंद घंटों में या दिनों में, क्योंकि ये जो वाक़या पेश आया है कि रफ़ा के अंदर भी मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ रफ़ा का ऑपरेशन हो गया शुरू, बल्कि अब रफ़ा में हो क्या रहा है, तो वो जो वाहिद रास्ता था वो भी बंद हो गया,
और चारों तरफ से आपने कहा कि घेर लिया है। अब जो लोग हैं वहाँ पे वो चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं और उनको इसराइल ने चारों तरफ से घेर लिया है। और अब चारों तरफ से फ़ौज अगर अंदर एंटर होती है इसराइल की तो फिर क्या सूरत हाल बनती है कोई नहीं जानता। ना वहाँ पे मीडिया है कोई, और ना भी, मैंने आपसे कहा ना कि ये वाहिद रास्ता था जो कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और मिस्र के ऊपर भी यकीनन अब देखना ही है कि मिस्र इस पर क्या एक्शन लेता है। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो उसने अब इस अंदरूनी मसाइल ख़त्म हों, जो मैन मेड क्राइसिस, तो हम कुछ बात करें कि भाई मतलब पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान ब्रिक्स की तरफ क्या सूरत हाल है, चाइना की तरफ क्या है, अमेरिका की तरफ, वेस्ट की तरफ, मतलब कोई अब यहाँ का जो लोकल नहीं ख़त्म हो रहे मसले मसाइल, तो हम क्या इस बात करें किसी इशू पे। और अगले चंद दिनों में आप देखें कि किस कदर अहम, यानी अगले चंद महीनों में आप देखें कितनी दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अमेरिका के इलेक्शन से लेके इंडिया का इलेक्शन, ईरान का इलेक्शन, बरतानिया का इलेक्शन, ये बड़ी दुनिया में तब्दीलियाँ, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए मामलात सामने आ रहे हैं दुनिया के। तो इसमें जो है वो एक तो ये, अच्छा जो प्रेसिडेंट बाइडेन है अमेरिका के, प्रेसिडेंट बाइडेन बिल्कुल आमने सामने है ट्रंप। अब पता नहीं वो हशमनी केस में क्या फ़ैसला आता है, लेकिन जो ट्रंप के जो हामी हैं वो कह रहे हैं कि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी केस फैसला उसका आ जाए वो इलेक्शन लड़ेंगे और वही होंगे सामने। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अब आ रहे हैं, वो उन्होंने दौरा करना है यूरोप का। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात जो मैं अब कहने लगा हूँ, थोड़ा सा वक्त तक मैं इसमें लूँगा आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 6 तारीख से वो 8 तारीख तक दौरा करने जा रहे हैं यूरोप का, बहुत अहम है ये दौरा। वो ये है डी डे को 80 साल हो गए हैं। अच्छा, डी डे जो है वो दिन था 6 जून का, 6 जून 1944, जब जो इत्तेहादी फ़ौजें थीं वो नॉर्मंडी पे वो उनकी लैंडिंग हुई थी। अच्छा, उनकी लैंडिंग हुई थी, यानी नॉर्मंडी जो है ये अगर आप नक्शे में देखें तो ये फ्रांस का बिल्कुल वो इलाका है जो जिसके अपोजिट जो है वो इंग्लैंड है, ठीक है। बहुत बड़ी साइली पट्टी है नॉर्मंडी, और नॉर्मल एक कौम भी है, उनकी एक ज़बान भी है नॉर्मल। बहरहाल, तो वहाँ पर उससे पहले ये था कि जो जर्मन्स थे, तो जर्मनी की जंग हो रही थी, जर्मन्स की जंग हो रही थी, तो उनका सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट था, यानी सोवियत यूनियन से लड़ाई हो रही थी। हिटलर वाला जर्मनी, उसकी लड़ाई सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट पे हो रही थी। ये नॉर्मंडी में जो फौजें लैंड हुई हैं, इनकी लैंडिंग हुई है और समंदर के रास्ते, ये कहा जाता है तारीख का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन था, जो कि ऑपरेशन ओवरलोड भी कहते हैं इसको, मुख्तलिफ इसका नाम दिए जाते हैं। और ज़ाहिर आइजनहार जो थे उसको देख रहे थे, रूजवेल्ट के कहने पे वो जो कमांडर आइजनहार थे, तो वो जब यहाँ पे उतरी ये फ़ौज, तो ये हुआ कि वेस्टर्न फ्रंट भी खुल गया। यानी ईस्टर्न फ्रंट जो सोवियत यूनियन, ये ज़हन में रखें कि सोवियत यूनियन और अमेरिका एक थे, दूसरी जंग अज़ीम में इत्तेहादी थे, एक साथ लड़ रहे थे जर्मन्स के ख़िलाफ़। ये जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये सर जंग छिड़ी है, फड्डा उसके बाद हुआ है, पहले सोवियत यूनियन अमेरिका साथ थे, ठीक है। तो इनको हिटलर ने बांध के रखा हुआ था। हिटलर की तो एक ईस्टर्न फ्रंट खुला हुआ था और एक वेस्टर्न फ्रंट, उसको खुल गया जब ये फ़ौजें उतरी। अच्छा, उस ज़माने के अखबार जो है ना, अच्छा उसको 80 साल हो गए, तो उसकी तकारीब में शिरकत के लिए पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बाइडेन जो है नॉर्मंडी, और नॉर्मंडी के बाद वो जाएंगे पेरिस, और पेरिस में वो 8 तारीख को उनकी मुलाकात होगी, मैक्रोन से वो स्टेट गेस्ट होंगे वहाँ पे। लेकिन उस ज़माने के अखबार बड़े इंटरेस्टिंग है। ये जो डी डे है ना, डी डे उसको इसलिए कहते हैं डे, यानी डे से मतलब एक बस बहुत बड़ा दिन, इसको नाम डी डे। अच्छा, अखबार बड़े इंटरेस्टिंग है। ये डी डे के जो अखबार हैं ना, जब लैंडिंग हो गई तो आप एक्साइटमेंट देखें। अब मिसाल के तौर पे अलाइड इन्वेजन ट्रूप्स सेवरल माइल्स इनटू फ्रांस, ये डेली टेलीग्राफ, ठीक है ना, फ्रांस में उतर गई ये जनाब फौज। और अच्छा, ये 73,000 अमेरिकन थे इसमें, ठीक है। ड्राइव इनटू फ्रांस, ठीक है। लॉसेस बिलो एक्सपेक्टेशन, लोग मारे गए हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। अखबार ऐसे हैं और दूसरे दिखाते रहे तेजी से देखा। द ग्रेट इन्वेजन बिगिंस, ठीक है। ट्रेमेंडस फोर्सेस लैंड इन फ्रांस। अब फ्रांस को आज़ाद करवाना, फ्रांस चला गया था ना, फ्रांस पे तो हिटलर आ गया था, तो ये इन्वेजन जो है ये फ्रांस को एक्चुअली आज़ादी के लिए थी फ्रांस के, ठीक है। आवर इन्वेजन आर्मी टू लिबरेट यूरोप। अमेरिका में तो बहुत जो है ना, अमेरिका और बरतानिया अखबार, यानी हम जनाब उतर गए हैं यूरोप, और यूरोप को जनाब
ठीक है, अच्छा इसको, अच्छा फ्रांस इन्वेडेड, Allied troops launch mighty offensive, अखबार देखें, Fifth Army chases shattered Nazis, फिर Allied invasion troops several miles into fight, देखें ना आप अखबार देखें ज़रा, 10,000 tons of bombs blasted away, pilots watch battle और breaches are ours, और जनाब देख जनाब, continent invaded, ये अमेरिका के पेपर्स देखें आप, continent invaded, ठीक है जनाब, यूरोप, अमेरिकन फौज उतर गई है, इन्वेजन हो गई है शुरू जनाब, अलाइड इन्वेडर्स स्टैब 10 माइल्स इनटू फ्रांस, अब ये जनाब डी डे 6 जून। अच्छा, ग्रेट इन्वेजन बिगिंस, बड़ी इन्वेजन शुरू हो गई है, ठीक है, तो ये आप अखबार देखें, इन्वेजन, अलाइड्स लैंड इन फ्रांस, स्मैश अहेड फ्लीट प्लेन्स, टूरिस्ट बैटलिंग नाजीज, फ्लैशेस, एक जनाब एक, तो हिटलर्स यूरोप इन्वेडेड, ग्रेटेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन इन हिस्ट्री बिगिंस इन फ्रांस, यानी बिल्कुल जनाब, और तस्वीरें नीचे ये वो जनाब, जहाज आग लगी हुई है जनाब, वो जहाज़ों के वो चल रहे हैं, वो जो आर्टिस्ट बना रहे हैं स्केचेस और चीज़ें। अच्छा, इसका फैसला तेहरान कॉन्फ्रेंस में ही हो गया था 43 में, लेकिन इसकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त, और चूंकि सेकंड फ्रंट खुल गया हिटलर का, एक ईस्टर्न फ्रंट खुल गया, वो जापान का रौला, वो जंग तो ख़त्म, जापान पे जंग नहीं ख़त्म होनी थी, जंग तो चलती रहती जब तक वो न्यूक्लियर नहीं गिरते दो जापान पे, तो वो तो पैसिफिक में 2 न्यूक्लियर गिरे तो फिर जंग खत्म हुई, जंग गले पड़ गई, हिटलर गले, ये तो वो फ्रंट भी तो था ना पैसिफिक वाला, 12, तो ये जनाब डी डे है, और ये इसके नतीजे में फ्रांस की लिबरेशन हुई, और बरतानिया की फ़ौजें उतरी, अमेरिकन फ़ौजी उतरे, और जनाब उसके बाद फिर नेटो बना, और ये वो, और ये आप देखें तो ये जनाब उनका पूरा मैप इस तरह क्रॉस करके आगे आए, और जनाब इन्होंने जर्मन्स यहाँ इंगेज हो गए दूसरी जगह पे भी, और ये फिर हिटलर जाहिर है कि उस जगह में नाजी जो है वो डिफीट कर गए, तो ये डी डे की 80 साल हो गए, तो वहाँ पर अब प्रेशर ये है इसमें, अच्छा ज़ेलेंस्की पहुँचे होंगे, प्रेशर प्रेसिडेंट बाइडेन पे ये है कि क्या अमेरिकन वेपन्स इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने हैं कि नहीं करने, कई इत्तेहादी कह रहे हैं आप करें। अब ये एक नया बहुत बड़ा इशू है कि अमेरिकन वेपन्स को क्या रशियन टेरिटरी के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त प्रेसिडेंट बाइडेन देंगे या नहीं देंगे। अगर देंगे तो क्या होगा कि अमेरिकन वेपन्स रशिया के अंदर गिर रहे हैं, और फिर पुतिन का क्या रिस्पॉन्स होगा, और अगर नहीं देते तो उनके इत्तेहादियों को प्रेशर है बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग ज़ेलेंस्की, कि अलाउ करें आप कि यूएस वेपन्स जो हैं वो अंदर रशिया के गिराए जाएं। जी, डॉक्टर साहब के बाद डिस्कस करते हैं। ये बराह रास्त इशू सारे रिलेट हो रहे हैं आपके पाकिस्तान के अंदर जो टर्मोइल और रीजनल टर्मोइल है, ये सारा उसका हिस्सा है। जी, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में खत्ते में जो भी वाक़यात होने वाले हैं उसके जसरात पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे जो हो रहे हैं जी, क्योंकि ये सारे वाक़यात जो हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और जो होंगे खत्ते में, लेकिन इलेक्शंस के बाद तो एक इस्तेकाम आना चाहिए था ना, वो ये मज़ीद अदम इस्तेकाम हो गया। और ये बात जो है ये आपको जो IMF वो भी कह रहे हैं, और यहाँ हर एक को इल्म है कि एक माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक एक सियासी इस्तेकाम ना हो। मतलब किसने क्या करना है, हु इज़ हु, ठीक है। और तो ये एक अजीब सा टर्मोइल है जिसको कहीं ना कहीं मेरा ख्याल से जल्द या बदल ख़त्म होना है, ताकि रियासत तो आगे बढ़े, उसके जो मामूलात हैं वो तो आगे चलें किसी तरह। पूरा मुल्क फंस गया है ये इन बहरानों में, जो कि बेसिकली वही है कि मतलब है कि जो कि शायद इशू है, शायद इशू नहीं है, लेकिन मईशत चूँकि सियासी इस्तेकाम से जुड़ी हुई है तो सियासी इस्तेकाम चाहिए, वो पूरी एक दायरों का सफ़र है। लेकिन आप देखें ना कि मामला किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होंगे और होने जा रहे हैं कि मुल्क आपस में सरमायाकारी कर रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी डिसाइड हो रही है, डिक्लेरेशंस आ रहे हैं। रशिया को इल्म है कि चाइना ने क्या करना है, चाइना को इल्म है कि जी साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, आगे मतलब पूरा अफ्रीका से लेके हर तरफ एक मुकम्मल आप समझ लें कि लोग आपस में इंटरेक्ट करके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। अब यही यहाँ पाकिस्तान में तो मुझे कोई सियासी इस्तेकाम तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से माशी इस्तेकाम भी नहीं आ रहा। और अभी तो असल मामला तो भी शुरू होंगे जब 1300 अरब रुपए के टैक्स अनाउंस होंगे,
और साथ ही फिर बिजली के बिल और गैस के बिल, वो सारा मामला तो अपनी जगह पे है। और उससे पहले लोड शेडिंग शुरू हो गई और हीट वेव आ रही है और बीमार हो रहे हैं लोग और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बहुत कुछ है। तो ये इसमें सारे इश्यूज़ में अब आप ये देखें कि जो अल्जीरिया की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश होनी थी इमीडिएट सीज़ फायर की, तो उसको अमेरिका ने उसका ड्राफ्ट देखा और पहले ही कह दिया है कि ये ड्राफ्ट हमारा जो पीस प्लान है जो अभी थोड़ा मुअत्तल है इस वक्त, उसके ऊपर ये चूँकि उसको नुकसान पहुँचाएगा तो आप इसको पेश ना करें। मतलब ये कि फिर अमेरिका उसको वीटो कर सकता है। अब मुझे नहीं पता अल्जीरिया उसको पेश करेगा, अमेरिका उसको वीटो करेगा, लेकिन वो करारदाद के मुसव्वदे के ऊपर अमेरिका आमादा नहीं हो रहा। और अब तो खैर ये मामला बहुत, अब तो प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए भी ये रोकने की कोशिश भी करेंगे तो ये मामला इस हद तक चले गए हैं रफ़ा के कि जो पूरी दुनिया के लिए बहुत परेशान कुन है। और उसमें आप देखेंगे हुतीज़ अब सब ये कह रहे हैं ना कि भाई अब हमें आप इजाज़त दें कि हम खुद कुछ करें। अभी तक तो आपने हमें रोका हुआ था। आज जो बशारुल असद हैं, बशारुल असद आज ईरान में थे और उनकी वहाँ पे आयतुल्लाह ख़ामेनी से भी मुलाकात हुई। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा के का जो सानिया पेश आया उसमें ताज़ियत की। मोहम्मद मुख़बर भी थे जो कि उनके अबूरी सदर हैं, वो भी मौजूद थे। और यकीनन जो सीरिया है, बशारुल असद की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही हमेशा ईरान की। वो ईरान ने कहा कि मिलिट्री एडवाइज़र्स गए हैं, लेकिन उनके जो नाक़िदीन हैं वो कहते रहे कि नहीं, यहाँ तो पासदारान ख़ुद मौजूद थे। तो बहरहाल ये दौरा हुआ, यकीनन इसमें इसराइल की आगे पॉलिसी हुतीज़ हैं, फिर ये कि सीरिया के अंदर स्ट्राइक्स हुई, सीरिया इराक़ है, ये स्टेबल मुल्क नहीं है अभी भी। लेबनान के साथ झड़पें चल रही हैं। वो जो पीस प्लान लेकर आया था अमेरिकन ने और फ्रांस ने बात की थी, वो अपनी जगह रुक गया सारा। तो आने वाले दिन बड़े कशीदा हैं। इन दिनों में बहुत फ़ैसले होने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि प्रेसिडेंट बाइडेन का ये दौरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौरे में ये क्लैरिटी आएगी कि क्या प्रेसिडेंट बाइडेन इजाज़त देते हैं यूक्रेन को कि आप US वेपन्स को रशिया में यूज़ करें, और फिर पुतिन का रिएक्शन क्या होगा वहाँ से। तो ये जो नॉर्मंडी कॉन्फ्रेंस D-Day को हो गए 80 साल, तो ये एक सिचुएशन ऐसी है जो कि किसी सफारतकारी से जिसके तय होने के इम्कान नज़र नहीं आते। क्योंकि चाइना भी अगर आता है दरमियान में, तो चाइना का तो वही प्लान है कि भाई जहाँ तक आपने, क्योंकि पुतिन ने इशारे भी दिए, लेकिन उसको ज़ेलेंस्की कहते हैं, तो ख़त्म होगी, हमारी शिकस्त होगी मुकम्मल कि अगर हम फ्रंट लाइन्स के ऊपर बफर जोन बना दें तो वो तो बहुत सारा इलाका तो निकल चुका है, लेकिन अगर नहीं होती तो और इलाका निकलता चला जाएगा। और क्या अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल होने से ये जंग जो है ये यूक्रेन जीत जाएगा, और ये तो और फिर एक नई बड़ी जंग छिड़ेगी। तो वो यकीनन अमेरिका इसके ऊपर उसकी रिजर्वेशंस हैं प्रेसिडेंट बाइडेन की कि क्या US वेपन्स को यूज़ हो सकता है, इजाज़त दे दें, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो है ना पूरी एक ग्लोबल सिनेरियो, इसमें आप देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाज़ ऊपर नीचे कभी हो जाते हैं, कभी कोई हादसे पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं, दुनिया में वाइल्ड फायर्स लग रही हैं, लोग परेशान। अब ये कि ऊपर से बजट आ रहा है, ऊपर हीट वेव है, ऊपर से बीमारियां फैल रही हैं उसमें, तो ये इन तमाम मामलात को बजाय इसके कि हम उस तरफ फोकस करें, सारा मुल्क उलझा हुआ है इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम में। और मतलब इसमें मुझे बताएं कि निशकारी कैसे होगी, इसमें वो जो बिजली की जो उन्होंने लाइन लॉसेस कैसे ख़त्म होंगे, इसमें कैसे आप अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर जो हर कोई शख्स जो काम कर रहा है वो करता रहेगा, और मतलब है कि वो कोई कुछ हो नहीं रहा। इस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे एक रुक गया सारा कुछ अचानक, और वो आगे कैसे बढ़ना है हमने, यहाँ पर हम एक दूसरे से मुकालमा नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह से ये है कि फिर हम रोज़ देखते हैं कि कशीदगी में इजाफ़ा होता है, लोग भी ज़हनी तौर पर अब थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, अपने ज़ाती मसाइल भी हैं। फिर ये कि वो देखते हैं कि ऊपर से क्या इतलात आ रही हैं, हमारे अकाबरीन क्या फ़ैसला कर रहे हैं, कोई अच्छी खबर आ जाए कुछ, तो फिर मसाइल ही मसाइल हर तरफ नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये रियासत के लिए अच्छा नहीं होता, और हमारे लोग इतने बुरे नहीं हैं कि ऐसे हालात डिज़र्व करें वो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।